भारत माता की जय। बहुत ही आदर व सम्मान के योग आज हमारे बीच में यहाँ उपस्थित गरीबों के मसीहा हमारे बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, हमारे पिछड़ा वर्ग मोर्चा के स्टेट के अध्यक्ष मेयर मदन चौहान जी, अभी आपको संबोधित करके गए पिछड़ा वर्ग के बहुत ही वरिष्ठ नेता जिन्होंने लंबे समय तक पिछड़ा वर्ग के लिए संघर्ष किया, ऐसे हमारे राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी, हमारे हिसार के बहुत ही यशस्वी विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता जी, आदरणीय हमारे यहाँ के प्रथम नागरिक मेयर गौतम सरदाना जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व में रहे चेयरमैन करण सिंह रानौलिया जी, पूर्व चेयरमैन भाई गुरुदेव राही जी, पूर्व विधायक आदरणीय रामचंद्र कंबोज जी, मंचासीन पार्टी के तमाम पदाधिकारीगण और इस वर्चुअल रैली के अंदर यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित साथियों, और आज इस वर्चुअल माध्यम से पूरे प्रदेश के अंदर 90 के 90 हलकों के अंदर इस वर्चुअल संवाद को सुन रहे सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मैं आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय का इस पुराने गवर्नमेंट कॉलेज मैदान में फिरोज शाह के ऐतिहासिक शहर हिसार के अंदर यहाँ आगमन पर इनका अभिनंदन करते हुए मुझे अपने आप में बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मान्यवर, आज समस्त दलित पिछड़ा वर्ग आप सबको हमारे बीच में पाकर के आपको सत सत नमन करता है, अभिनंदन करता है। आपने जो 8% पंचायतों के अंदर सरपंच, जिला परिषद, ब्लॉक समिति के अंदर आरक्षण दे करके समाज का सम्मान देने का काम किया है, इसलिए मैं पूरे हरियाणा से जुड़े हुए प्रबुद्धजनों की तरफ से, तमाम समाज के लोगों की तरफ से जो आज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर इस वर्चुअल संवाद के जरिए से आप सबको सुन रहे हैं, उन सब की तरफ से मैं आपका हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। मान्यवर, जब से हरियाणा प्रदेश बना तभी से पिछड़ा वर्ग की एक मांग थी कि इसको पंचायतों के अंदर इनको आरक्षण दिया जाए, क्योंकि पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं वो हाथ से काम करने वाले तमाम जो लोग वो हैं, चाहे कोई कारपेंटर का काम करता है, कोई बर्तन बनाने का काम करता है, कोई टेलर की दुकान करता है, कोई कपड़े धोने का काम करता है, कोई लोहे का काम करता है, यानी सारे के सारे जो लोग हैं वो हाथ से काम करने वाले लोग हैं। और ये लोग फाइनेंशियल तौर पे भी इतने मजबूत नहीं है, आर्थिक तौर पे भी कमजोर हैं, इसलिए ये संगठित भी नहीं है, इसलिए इनकी पंचायतों के अंदर जो भागीदारी थी वो ना के बराबर थी। विशेषकर अगर मैं 2-3 जिले छोड़ दूं, खासकर जो हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, थोड़ा सा भिवानी और थोड़ा सा जींद, इसके अलावा जितना भी पूरा हरियाणा प्रदेश के जितने भी जिले हैं, चाहे वो रोहतक है, झज्जर है, गुड़गांवा है, फरीदाबाद है, करनाल, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, पानीपत, अंबाला, ये तमाम ऐसे जिले हैं जिनके अंदर जो BCA के लोग हैं उनकी पंचायतों के अंदर भागीदारी ना के बराबर थी। और आपने ये बहुत ही जो इनकी बहुत पुरानी जो मांग थी उसको पूरा करने का काम किया है। इसलिए जो बैकवर्ड समाज के लोग हैं, बैकवर्ड समाज आपका हमेशा ऋणी रहेगा, इसके लिए बार बार आपका धन्यवाद करता है। 1978 के अंदर मंडल कमीशन की रिपोर्ट जो है वो मंडल कमीशन बना था और उसकी रिपोर्ट भी 10-12 साल तक पड़ी रही थी। उसके बाद में जाकर के उसको लागू किया था, लेकिन उसका पॉलिटिकल जो रिजर्वेशन थी उसको छोड़ दिया गया था, उसको कहीं कोई लागू नहीं किया गया था। 1953 के अंदर उससे पहले काका कालेकर कमीशन बना था, इसकी रिपोर्ट भी 1955 के अंदर आ गई थी, लेकिन उसकी सिफारिश को
उस समय के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी ने उसको अनदेखा कर दिया था। उनको कहीं कोई उनको मानना ही नहीं था, ना ही वो रिपोर्ट कोई सार्वजनिक की गई थी। और कांग्रेस पार्टी केवल और केवल ये कह करके कि गरीब का, कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ, केवल और केवल इस वर्ग के वोट हथियाने का काम तो किया था, लेकिन कभी भी उन्होंने इनके प्रति कभी सोच नहीं रखी। इनको कभी जब देने की बात आई तो कभी भी उन्होंने देने का काम नहीं किया। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने भी 1951 में कानून मंत्री के पद से इस्तीफा देते हुए जो उनके शब्द थे वो इस प्रकार से थे, आई वॉज वेरी सॉरी दैट द कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट एम्बॉडी एनी safeguard for the backward classes. It was left to be done by the executive government on the basis of the recommendations of a commission to be appointed by the president. More than a year has left since we passed the constitution, but government has not even thought of appointing द कमीशन। ये कहते हुए उन्होंने इस्तीफा देने का काम किया था। आज आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने बीसीए को, जो चाहे डॉक्टर लोहिया रहे हो, चाहे भीमराव अंबेडकर जी रहे हो, उन्होंने जो मुद्दे उठाने का काम किया था वो आज पूरा करके आपने इस समाज को गौरवान्वित करने का काम किया है। अभी जो पीछे नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस 1993 के अंदर बना था, लेकिन उसके पास कोई अधिकार नहीं थे। अभी माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व के अंदर जो सरकार बनी उसमें 2018 के अंदर मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 102 पास करके अनुच्छेद 338B जोड़ करके उसको संवैधानिक दर्जा देने का काम किया है। आज एनसीबीसी के पास जो है संवैधानिक दर्जा है, यानी आपको और ज्यादा हक देने का काम जो किया है। और विशेष रूप से मुझे खुशी है इस बात की कि जब ये जो बैकवर्ड क्लास का बिल पास हुआ उस टाइम सदन की अध्यक्षता करने का मौका भी जो है मुझे मिला था। और इस बात के लिए हमेशा ये जो बैकवर्ड समाज और माननीय मुख्यमंत्री का और भारतीय जनता पार्टी का हमेशा इस बात के लिए ऋणी रहेगा कि आपने इस बैकवर्ड समाज की जो वंचित वर्ग है उसकी एक राजनीतिक शुरुआत करने का काम किया है, राजनीतिक आरक्षण देने की आपने शुरुआत की है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, इस रैली को जब हमारे पास पहले हमें एक बहुत बड़ी रैली यहाँ करनी थी, लेकिन जिस तरीके से कोरोना काल के अंदर अभी वर्चुअल रैली के माध्यम से हम कर रहे हैं, बहुत बड़ी रैली होनी थी। मुझे पूरे के पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर इस रैली को लेकर के प्रचार के लिए जाने का मौका मिला। मैं तमाम जिलों के अंदर जाकर के आया और बहुत जोश जो है बैकवर्ड क्लास के अंदर था। इस रैली को लेकर के जहां जोश था, वहीं जो बैकवर्ड क्लास के अनेक अलग अलग संगठन थे उन सभी से मैंने चर्चा करने का काम की। और चर्चा के अंदर उन्होंने जो विशेष रूप से जो बैकवर्ड क्लास की तरफ से जहां आपका इस बात के लिए आभार जताया पंचायतों के अंदर आरक्षण देने के लिए, वहीं जो बैकवर्ड क्लास की कुछ मांगे हैं वो भी मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। जो वो कोई मेरी तरफ से नहीं है, बल्कि तमाम जो हरियाणा प्रदेश के बैकवर्ड क्लास के जो संगठन है उन्होंने जो नोट करवाई वो मैं आपके समक्ष रखूंगा। सम्माननीय श्री मनोहर लाल जी, मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार, गरीबों व पिछड़ों के मसीहा में आपके अभिनंदन एवं स्वागत करते हुए सबसे पहले पंचायत, ब्लॉक समिति व जिला परिषद में 8% अति पिछड़ा वर्ग को राजनीतिक आरक्षण देने पर अति पिछड़ा वर्ग की तरफ से आपका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं तथा पिछड़ा वर्ग की कुछ विशेष मांगे रख रहा हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इन मांगों को पे गौर करेंगे और अवश्य ही पूरा करने का काम करेंगे। पिछड़ा वर्ग आपसे क्लास 1 और क्लास 2 में 27% आरक्षण लागू करने का अनुरोध करता है कि जैसा कि क्लास 3 और 4 के अंदर पहले से लागू है, लेकिन क्लास 1 और 2 के अंदर ये जो है वो लागू नहीं है। मान्यवर, हरियाणा में पिछड़ा वर्ग के लिए क्रीमी लेयर के लिए इनकम क्राइटेरिया केंद्र सरकार की तर्ज पर 8 लाख रुपए किया जाए और उसमें सैलरी व कृषि आय को ना जोड़ा जाए।
तथा इंदिरा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के मुताबिक पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने की कृपा करें। नंबर 3, 2021 में केंद्र सरकार द्वारा कराई जा रही जनगणना में पिछड़ा वर्ग की जातिगत जनगणना करने के लिए सर्वसम्मति से विधानसभा में प्रस्ताव पारित करवाकर केंद्र सरकार को भेजने की अनुकंपा करे, जैसे कि बिहार सरकार ने भी सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार को भेजा है। पिछड़ा वर्ग के कुछ और बोर्ड और कॉरपोरेशन बनाए जाएं, जैसे मध्य प्रदेश की तर्ज पर सिलाई व कढ़ाई कला बोर्ड, कर्नाटक की तर्ज पर हरियाणा विश्वकर्मा कम्युनिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन तथा पिछड़ा वर्ग के लिए अन्य कमेरा वर्ग के बोर्ड व कॉरपोरेशन बना जाए एवं पहले से गठित मिट्टी कला बोर्ड, केस कला बोर्ड को भी एम्पावरमेंट किया जाए। नंबर 5, स्पेशल राइट के तौर पर अति पिछड़ा वर्ग की बैकलॉग वैकेंसी भरने का अनुरोध किया जाता है। आउटसोर्सिंग व कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज में की भर्ती में भी अति पिछड़ा वर्ग की रिजर्वेशन लागू करने का अनुरोध किया जाता है। स्थानीय निकाय में भी अति पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया जाए। जिस तरीके से आपने अभी पंचायतों के अंदर आरक्षण देने का काम किया है, इसी तरीके से लोकल बॉडी के अंदर भी दिया जाए। पंचायत एवं ब्लॉक समिति एवं जिला परिषद में भी अध्यक्ष पद को अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित करने की अनुकंपा करें। पिछड़ा वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए सभी नौकरियों की श्रेणी में रोस्टर प्रणाली को सही तरीके से लागू किया जाए तथा ऑर्डर ऑफ मेरिट में बदलाव करने का प्रावधान किया जाए। मेडिकल की जो नीट की परीक्षा में राज्य के कोटे पर ओबीसी का आरक्षण लागू नहीं है। ओबीसी और खासकर जो अति पिछड़ा वर्ग है, इसमें और कोई एससी के भाइयों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। ये भी केवल हाथ से काम करने वाले लोग हैं, इसलिए मेडिकल कॉलेज में भी पूरा आरक्षण करने की आप कृपा करें। मैं आप सबका तरफ से और जितने भी पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जिस वर्चुअल संवाद के माध्यम से जो भी साथी जहां जहां अपने गांव के अंदर, शहर के अंदर सुन रहे हैं, उन सब की तरफ से भी एक बार फिर से मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का यहां पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और बैकवर्ड समाज की तरफ से आपको विश्वास दिलाता हूं कि बैकवर्ड समाज एहसान फरामोश समाज नहीं है। ये आपने जो इनको मान सम्मान देने का काम किया है, हमेशा आपके और भारतीय जनता पार्टी के हाथ मजबूत करने के लिए पूर्ण रूप से आपके साथ रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हरियाणा विधानसभा के हमारे डिप्टी स्पीकर और हमारे इस नलवा क्षेत्र से विधायक मान्यवर श्री रणवीर सिंह गंगवा जी, हरियाणा से राज्यसभा के सदस्य बहुत वरिष्ठ नेता श्री रामचंद्र जांगड़ा जी, पिछड़ा वर्ग मोर्चा के हरियाणा प्रदेश के हमारे अध्यक्ष श्री मदनलाल चौहान जी, विधायक हिसार से हमारे डॉक्टर कमल गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी हिसार जिला के अध्यक्ष कैप्टन भूपेंद्र जी, पूरे प्रदेश में आज का ये जो कार्यक्रम है लगभग 80 स्थानों से ऊपर इस समय चल रहा है। सब जगह यही स्वरूप वहाँ है। वहाँ भी हमारे जितने उपस्थित मंत्रीगण हैं, सांसदगण हैं, विधायकगण हैं, विभिन्न बोर्ड कॉरपोरेशंस के हमारे चेयरमैन बंधु हैं, उपस्थित आज जो पार्टी जिन्होंने ज्वाइन की है, प्रदेश के केश कला बोर्ड के हमारे चेयरमैन और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष भाई सुरेश सैन जी, इनके साथ और प्रमुख जो महत्वपूर्ण इनकी पार्टी के 4-5 और पदाधिकारी जिन्होंने ज्वाइन किया है, उपस्थित सभी हमारे कार्यकर्ता बंधुओं, भाइयों बहनों, पत्रकारों व छायाकार मित्रों,
आज का ये कार्यक्रम वास्तव में एक बड़े स्वरूप का कार्यक्रम होने वाला था, लेकिन जैसा आपको पता है कुछ दिन पहले हरियाणा के अंदर जिस प्रकार की परिस्थितियां बनी हैं कोरोना की, और उस कोरोना के इस रिव्यू करते समय जब सब प्रदेशों में इस प्रकार की बात सामने आ रही है, खास करके दिल्ली और आसपास के जिलों में संख्या बहुत बढ़ रही है, लोगों की भी जो सावधानियां बरतने की बात कही गई थी उसमें कहीं ना कहीं लापरवाही हो रही है, तो एक योजना तय की गई कि जितने सामाजिक कार्यक्रम हैं, पारिवारिक कार्यक्रम हैं, राजनीतिक कार्यक्रम हैं, उनमें कहीं भी 100 संख्या 200 संख्या इससे ज्यादा संख्या न रहे। मास्क लगाकर रखना, एक दूरी बनाकर कार्यक्रम को करना, कम से कम 2 गज की दूरी का जो आह्वान किया है, सैनिटाइजेशन इस नाते से बार बार उसका उपयोग करना, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम, प्राणायाम हैं, कई प्रकार के ऐसे आयुर्वेदिक पेय आ गए हैं, खाने पीने की चीज़ें भी आई हैं, कुछ दवाइयाँ भी हैं कि हमारी इम्यूनिटी ये बढ़े, जिसमें से हम अपने आप को कोरोना से बचा सकें। कोरोना होने के बाद इलाज करने में तो सरकार थोड़ी सहायता कर सकती है, लेकिन मुझे कोरोना ना आए ये तो हमको अपने आप इसकी सावधानी बरतनी होगी। हम तो केवल अपील कर सकते हैं, सावधानी के लिए आग्रह कर सकते हैं। तो ये जब सारा आग्रह पूरे प्रदेश में किया गया, उस समय ये प्रश्न हुआ कि 29 तारीख की हिसार की रैली, तब ये निर्णय कर लिया कि हम बड़ी रैली हिसार की न करके एक वर्चुअल रैली वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरे प्रदेश में सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक कार्यक्रम कम से कम जरूर हो, कहीं कहीं एक से ज्यादा कार्यक्रम भी हो रहे हैं। अपने हिसार में ही आज 4 कार्यक्रम हैं, अलग अलग कोनों में, अलग अलग क्षेत्रों में। 2 कार्यक्रमों में पहले होके आया हूं, अभी यहाँ के बाद जो एक और कार्यक्रम और बचेगा उसमें भी मैं चाहे 5 मिनट के लिए जाके आऊँगा, केवल उनका अभिवादन करूँगा, जाकर मिल के आऊँगा। सब स्थानों पर अपने प्रमुख नेता आज पहुँचे हैं और सबने अपने इस विषय के ऊपर आप लोगों से अपनी बातें साझा की है। आज का विषय हमारे आज के इस रैली के अध्यक्ष, विधानसभा में उपाध्यक्ष श्री रणवीर गंगवा जी ने कहा कि एक धन्यवाद रैली करनी है। मैंने कहा धन्यवाद तो अपने लोगों के द्वारा नहीं किया जाता, हम तो आपस में बातचीत करते हैं। धन्यवाद हमेशा पराये लोगों का किया जाता है। मैं एक किस्सा आपको बताता हूं अपने जीवन का। जब मैं संघ का प्रचारक था, किसी एक शिविर में हमारे एक साथी को थोड़ा सिर दर्द की तकलीफ हुई। एक दूसरे हमारे प्रचारक वो होम्योपैथी की दवाई रखते थे। मैंने जाकर के उनसे दवाई ली कि ऐसे ऐसे सिर दर्द की कोई दवाई है तो आप दे दीजिए। उन्होंने मुझे 2 पुड़िया दी कि एक अभी जाकर के दे दो, एक सुबह उठते ही दे देना। मैंने 2 पुड़िया लेकर के कहा, उनको हम वैद्य जी कहते थे, कि वैद्य जी बहुत बहुत धन्यवाद। कह लगे इधर आओ इधर आओ, और दवाई मेरे से वापस ले ली। मैंने कहा क्यों, क्या गलती हो गई, क्यों वापस ली है? कि अच्छा अभी गलती समझ में नहीं आई है। मैंने कहा बताइए, मैं तो नया आदमी हूं, ये बहुत 40 वर्ष पहले पुरानी बात है, मुझे आप ध्यान कराइए, अपनी गलती का एहसास मुझे हो जाएगा। कहने लगे परिवार के अंदर जब आपके कोई बड़े पिताजी, माताजी, चाचा, चाची या कोई भी व्यक्ति परिवार के सदस्य के नाते आपके लिए कोई काम करते हैं, आपको वो खाना भी खिलाते हैं, आपको स्कूल की फीस भी देते हैं, आपके लिए कोई भी आवश्यकता पड़ती है, जब वो आपके लिए काम करते हैं तो आप उनका धन्यवाद करते हैं। मैंने कहा जी वो तो नहीं किया कभी। क्यों नहीं करते? कि वो तो अपने परिवार के सदस्य हैं। कहने लगे वो परिवार के सदस्य हैं तो मैं आपके परिवार का सदस्य नहीं हूं क्या? मैंने कहा बात समझ में आ गई, मैं ये धन्यवाद भी वापस लेता हूं, आप मुझे दवाई भी दे दीजिए। तो जब एक परिवार होता है उस समय धन्यवाद की बात नहीं होती। परिवार के हर सदस्य को अपना दायित्व निभाना चाहिए, जिम्मेवारी निभानी चाहिए,
तभी हम साथ मिल करके साथ चल सकते हैं। सबका साथ सबका विकास, इस नारे पर पूरा उतर सकते हैं। संयोग से पिछले 6 साल से हमको हरियाणा में शासन करने का अवसर मिला है। इन 6 सालों में हर समय विचार करते रहते हैं कि अपना ये जो हरियाणा का परिवार है, ये 2.5 करोड़ पौने 3 करोड़ की जो हमारी आबादी है, ये मेरा एक परिवार है, इसमें किस वर्ग को क्या तकलीफ है, उस तकलीफ को कैसे दूर किया जाए, ये हमेशा सोच बनी रहती है और उसी में से निर्णय लेते हैं। आज के इस निर्णय की भी जिसकी चर्चा हो रही है, इसकी मैं बात करूं, इच्छा रही होगी, बहुत बार मांग पत्र में विषय आए होंगे, लेकिन क्या अपने इस वर्ग ने इस बात को प्राप्त करने के लिए जैसे पहले कभी करते रहे होंगे, कोई आंदोलन किया था क्या? नहीं किया ना। हमने अचानक विचार किया कि ये जो वर्ग है पूरे हरियाणा में, हर गांव में, हर शहर में थोड़ी थोड़ी संख्या में फैला रहता है। इनकी अलग से पॉकेट्स नहीं है। कुछ जातियों के, कुछ वर्गों की पॉकेट्स होती हैं। उन पॉकेट्स में उन लोगों को आरक्षण की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि अपनी पॉकेट में अपनी आबादी के हिसाब से अपना वर्चस्व, राजनीतिक वर्चस्व उनका बन जाता है। लेकिन ये मेरा जो बैकवर्ड क्लास, खास करके अति पिछड़ा वर्ग, जिसको हम क वर्ग कहते हैं, ए वर्ग कहते हैं, ये सब स्थानों पर आबादी के हिसाब से फैला रहता है। जो फैला रहता है तो इनको उस इलाके के हिसाब से कुछ आरक्षण की आवश्यकता हो तो देनी चाहिए। तब हमने ये पंचायती राज के अंदर 8% का आरक्षण आपको दिया है। और इसमें भी एक और बात ध्यान रखनी है कि अगर 8% में संख्या 2 से कम अगर होती है तो 2 संख्या जरूर होगी, इससे ऊपर हो जाए तो मिलेगा, नहीं तो 2 जरूर हो जाएंगे। चाहे वो ब्लॉक समिति के सदस्य हो, चाहे जिला परिषद के सदस्य हो, चाहे पंचायत के सदस्य हो, सब में हो सकता है। इससे आगे भी कुछ अपेक्षा हो, वो आगे चल के देखी जा सकती है। लेकिन एक कहावत है ना, सहज पके सो मीठा होए। धीरे धीरे आवश्यकता पड़ने पर आगे बढ़ेंगे। मैं इसमें एक बात और जोड़ता हूं, आरक्षण किसी का शौक नहीं है। आरक्षण किसी का शौक नहीं है। आरक्षण जरूरत है तो जरूरत को पूरा करने के लिए चीज है। कल को मान लो पूरे हरियाणा में जिन इकाइयों में आज आरक्षण दिया गया है और 2 की मिनिमम संख्या रखी गई है, हम आगे बढ़ करके और ये जो पिछड़ा लेबल लगा हुआ हमारे ऊपर, इस पिछड़ा लेबल को हटा करके हम और आगे बढ़ जाएं और हमारी संख्या अपने आप 2 की बजाय 3, 4, 5 हर स्थान पर आने लग जाए, तो फिर इस 2 की जरूरत है क्या? कोई आरक्षण की जरूरत है क्या? आरक्षण तभी होता है जब समाज में कोई एक वर्ग किन्हीं भी कारणों से पिछड़ गया है, पीछे रह गया है, उसको बराबर का अवसर देने के लिए थोड़ा सहारा देना पड़ता है। और उस सहारे के साथ अपनी योग्यता के आधार पर, अपनी कुवत के आधार पर, अपने परिश्रम के आधार पर समाज आगे बढ़ जाए तो फिर इन चीजों की जरूरत नहीं होती है। मैं उदाहरण दूंगा आपको। जब देश का विभाजन हुआ 1947 में, समाज का बहुत बड़ा वर्ग पश्चिमी पंजाब से, खास करके हरियाणा और पंजाब जो आज 2 प्रांत हैं, कुछ और प्रांतों में भी लोग गए, दिल्ली भी गए, बाकी जगह भी गए, उन्हें अपना जीवन शुरू किया। कठिनाइयां बहुत थी क्योंकि खाली हाथ वहां से लौटे थे। कुछ वर्ष के बाद, देश स्वतंत्रता के बाद अपनी सरकार बनी। 1952 के अंदर पहली बार केंद्र में अपनी जो सरकार बनी अपने स्वतंत्र भारत की, तो एक आवाज उठी कि ये जो समाज है, जिसको उन्होंने अपने समाज को पुरुषार्थी समाज इस नाते से नाम दिया, तो ये पुरुषार्थी समाज को आरक्षण लेना चाहिए। और आपकी जानकारी के लिए उस समय समाज के 2 धड़े बन गए, 2 ग्रुप बन गए। एक ग्रुप ने कहा कि आरक्षण लेना चाहिए, दूसरे ग्रुप ने कहा कि नहीं, आरक्षण नहीं लेना चाहिए। न लेने वालों के मन में क्या था कि नहीं, हम लोग अपनी मेहनत से जैसे पहले अपने आप काम करते थे, वहां छूट गया कोई बात नहीं, लेकिन हम अच्छे प्रकार से मेहनत करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। समाज के अंदर बराबरी लाने के लिए
हम अपने बाजुओं से, अपने ताकत से, अपने दिमाग से, अपने हाथों से हम और आगे बढ़ेंगे। आरक्षण के ऊपर नहीं जाना चाहिए। अब जो विषय निकले, लेकिन उस समय वो सारा समाज आरक्षण पर नहीं गया। उन्होंने मना किया कि हम आरक्षण नहीं लेंगे। और आज उस प्रशासी समाज को हम देखते हैं कि हर दृष्टि से बलशाली हैं। आज वहां गरीबी भी है, गरीब भी हैं, लेकिन अच्छे संपन्न भी हैं। समाज आगे बढ़ गया। सहायता हमको उसकी करनी है जो कहीं भी किसी कारणों से पीछे रहे। हमारा समाज आजादी के बाद या आजादी के पहले जो भी कुछ कारण रहे, लेकिन पिछड़ा रह गया। हमारी कोई नियति पिछड़ाने की नहीं है, लेकिन मजबूरी से या सिस्टम से कुछ ना कुछ हमारे ऐसे कोई अवसर हमको नहीं मिल पाया कि हम आगे बढ़ जाएं। तो सिस्टम ने हमको सपोर्ट नहीं किया। आज हम सिस्टम में सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। 1991 में, आज से 40 साल पहले अपने समाज को आरक्षण मिला था। उससे पहले तो नहीं मिला हुआ था, मंडल आयोग के समय ही मिला। ये आरक्षण उस समय मिला, ये आज से 40 साल पहले मिला। लेकिन बड़े दुख की बात यह है कि उस आरक्षण के बाद उसको जिस प्रकार से सपोर्ट मिलनी चाहिए थी कि इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए, आरक्षण तो नौकरियों में हो गया, कोई बात नहीं, उच्च शिक्षा में हो गया, लेकिन समाज के वर्ग के अच्छे पढ़ाई करने के लिए कोई व्यवस्थाएं बनाई जाएं, ऐसे समाज के वर्ग के हर बच्चे को पढ़ने का अच्छा अवसर मिल जाए, उसके प्रयत्न ये नहीं हुए। हम आज वो प्रयत्न सारे कर रहे हैं कि समाज का वो वर्ग जिसके बच्चे किसी कारण से अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, उनके लिए स्कूलों की व्यवस्था तो सब जगह है ही है। उनको छात्रावास की व्यवस्था की आवश्यकता हो तो छात्रावास की व्यवस्था देंगे। ऐसे मेधावी छात्रों को अगर स्टाइपेंड देना है, छात्रवृत्ति देना है, तो छात्रवृत्ति देंगे। और जो ऐसे बच्चे बहुत हायर एजुकेशन के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, परिवार भी उनको सपोर्ट नहीं कर सकता और सरकार की एक सीमा होती है छात्रवृत्ति की, उस छात्रवृत्ति से शायद काम नहीं चल सकता, तो हमने उनके लिए लोन की व्यवस्था भी कर दी है कि उस लोन में जो इंटरेस्ट है वो कम से कम इंटरेस्ट रख करके बाकी सरकार देगी उसका इंटरेस्ट। और लोन लेने के लिए किसी माँ बाप को उसका कोलेट्रल नहीं देना पड़ेगा। कोलेट्रल मतलब उसके लिए जो गारंटी होती है संपत्ति की, वो नहीं देनी पड़ेगी। ये गारंटी ऐसे बच्चों के ऋण के लिए बैंकों को गारंटी देने का काम सरकार करेगी। सरकार उसकी गारंटी देगी। कितना ही लोन जिसको चाहिए, किसी को विदेश में पढ़ाई करनी है, डॉक्टरी की करनी है, इंजीनियरिंग की करनी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, कुछ बनना है, शोध करना है, अगर लड़के में, छात्र में, छात्राओं में योग्यता है तो योग्यता के आधार पर आगे बढ़ने के लिए अब उनको रोक कोई नहीं पाएगा। और इस मान लो कोई ऋण देना भी है, ब्याज में सहयोग सरकार करेगी, लेकिन इस ऋण की अदायगी किसी माँ बाप को नहीं करनी पड़ेगी। अब यह अदायगी तो जब व्यक्ति पढ़ लिख करके कमाने लगेगा, नौकरी करेगा, उसी को जब करना है तो कुछ साल में वो कर लेगा। अच्छी शिक्षा प्राप्त करके आएगा तो कुछ ना कुछ करेगा ही। तो रास्ते हमारे सब खुल रहे हैं। पढ़ाई के साथ साथ कौशल विकास, क्योंकि ये जो सारा वर्ग है ये शिल्पकार वर्ग है, ये कर्मयोगी वर्ग है। गीता में कर्म को बहुत ही मान्यता दी गई है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्मयोगी को बहुत ही उसमें मान्यता दी है। तो हमारा ये जो सारा समाज है, ये चाहे आजादी से पहले चाहे आजादी के बाद, हमारी सारी अर्थव्यवस्था का आधार है। जब हम गुलाम थे, हमारे देश में कोई बड़ी चीजें नहीं बनती थी। हमारे कारीगर छोटी छोटी चीजें बनाते थे, अपने हाथ से बनाते थे। हथकरघा है, घरेलू उद्योग है, बहुत अच्छे अच्छे कला सीख करके, चाहे कपड़ा बनाने की कला है, चाहे हमारे आभूषण बनाने की कला है, ऐसी चीजें जो विदेशों में भी काम आती थी, इस देश के एक्सपोर्ट में 24% हिस्सा ये छोटी कारीगरी का होता था, जो आपके ऊपर निर्भर करता था। 24% हिस्सा होता था। आज भी उन चीजों की आवश्यकता है, लेकिन कहीं ना कहीं आधुनिक युग के हिसाब से जो कौशल है, जो हुनर है, उसके विकास में अभी हम पिछड़े हैं।
पुराना जो समय का कौशल हमारा है वो आज शायद दुनिया में काम नहीं आ सकता। हमको, हमारे कारीगरों को, हमारे परिवार के जो पैतृक हमारे काम धंधे थे उसके विकास के लिए आज कौशल विकास करना पड़ेगा, हमारा स्किलिंग का डेवलपमेंट करना पड़ेगा। इसके लिए भी हमने पहल की है। पलवल के अंदर एक कौशल विश्वविद्यालय, श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, ये हमने खोला है। 800 कोर्सेज हैं छोटे बड़े, वो सब इसी समाज के लोगों को ज्यादा प्रभावित करेंगे। हमारे केश कला के जो आज अध्यक्ष जिन्होंने ज्वाइन किया है, सुरेश सैन जी ने, इन्होंने एक बार मुझे कहा कि हमारे बच्चे आज के हिसाब से जैसे हेयर सैलून नए प्रकार के शहरों में खोलने पड़ते हैं, हमारी बेटियां कहीं ब्यूटी पार्लर का अच्छा शोरूम खोल सकें, इसके लिए कुछ करना चाहिए। हमने बात की अपने वाइस चांसलर से, उनका कि 4 सेंटर ऐसे जो अच्छे केश कला यानी अच्छे सैलून की दुकान खोल सकें, हमारी ब्यूटी पार्लर बहनें जो है उसका कोई शोरूम बना सकें, उसके लिए 4 सिखलाई के सेंटर खोल दिए। इनके बच्चे सब जगह पढ़ रहे हैं। क्यों सुरेश जी, है ना ऐसा? छोटी छोटी चीजें हैं। अभी जो हमारे ये जो मैसन हैं, मिस्त्री हैं, बार बेंडिंग, लोहा मोड़ने वाले, इलेक्ट्रीशियन, इनके कोर्सेज, हाई क्लास कोर्सेज। पीछे मैं दुबई गया, दुबई के वहां के शेख ने कहा कि हमारे यहाँ ड्राइवर्स की बहुत जरूरत होती है, आप क्या 500 ड्राइवर हमारे यहाँ भेज सकते हैं वहां हरियाणा से? हमने कहा अभी तो हमारे यहाँ ड्राइविंग का ऐसा कोई कोर्स है नहीं है, जो सीखते हैं थोड़े बहुत तो लोकल सीख लेते हैं, अपने आप अपनी ड्राइविंग कर लेते हैं। इस प्रकार का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ड्राइवर हमारे पास अभी नहीं है। हमने अब कहा है कि ऐसी इंटरनेशनल ड्राइविंग की कोर्स शुरू करो, चाहे वो दाहिने हाथ चलाने वाली गाड़ी हो, चाहे बाएं हाथ चलने वाली गाड़ी हो। दुनिया में कुछ देश ऐसे हैं, हमारे यहाँ तो बाएं हाथ गाड़ी चलती है, उनके यहाँ दाएं हाथ गाड़ी चलती है। वो क्रॉस करते हैं तो उल्टा क्रॉस करते हैं, यहाँ के ड्राइवर वहां एक्सीडेंट कर देंगे, इसलिए उनको अलग से सिखलाई करानी पड़ती है। तो ऐसे ड्राइविंग के कोर्स ये हम शुरू कर रहे हैं। रोजगार में व्यक्ति आगे कैसे बढ़े, सरकारी नौकरियों में योग्यता को हमने आधार माना है। एक समय ऐसा था कि जिनकी अप्रोच होती थी, जिनके हाथ में पैसे की ताकत होती थी, नौकरी खरीद लाते थे। हमने वो नौकरी की जो अप्रोच वाली पर्ची और पैसे की ताकत वाली खर्ची दोनों बंद कर दी कि योग्य व्यक्ति होगा तो वो आगे बढ़ेगा। और आपने देखा है, चाहे वो ग्रुप डी है, ग्रुप सी है, ग्रुप बी है, या चाहे HCS है, ग्रुप ए की भी नौकरियां हैं, किसी की सिफारिश नहीं मानी हमने। ये IAS और HCS में करोड़ों रुपए के लेन देन हो जाते थे, और वो इसलिए होते थे कि करोड़ों रुपया दे करके वहीं से निकालेंगे, एक खर्च करेंगे 10 निकालेंगे। इसका नाम है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार को यदि बंद करना है तो कम से कम उसकी नौकरी में उसको पैसा ना देना पड़े, तब वो हमारी बात को सुनेगा, वरना क्यों सुनेगा? वो कहेगा मैं पैसे खर्च करके आया हूं तो मैं से कमाऊंगा ही। अब इस सिस्टम को हमने तोड़ दिया है। आज हर मुख्यमंत्री को साल में 2-3 HCS प्रमोट करने का अधिकार होता है। साल में कम से कम एक IAS क्लास 1 के किसी भी अधिकारियों में से एक IAS बनाने के उसके पास एक कलम में अधिकार होता है, जिसको चाहे बना सकता है। हमने कहा भी हमने ये भाई भतीजावाद तरफदारी नहीं करनी है, ना किसी से पैसे से लगने देना है। जो योग्य व्यक्ति हैं HCS लगने वाले, उनको को फॉर्म भरें, जाके परीक्षा दे दें, जो मेरिट पर आएंगे उनको उठा के लगा देंगे। ऐसे ही IAS, एक के बदले में 5 नाम UPSC को भेजने होते हैं। इस समय 5 वो IAS की सीटें खाली हैं। हमने पिछले दिनों में एग्जाम लेकर के जो टॉप के 25 नाम थे वो UPSC को भेज दिए। अब इसमें से 5 छांट करके आप भेज दो। हमें कोई अपना भाई भतीजावाद, मुझे अपना रिश्तेदार कोई नहीं लगाना है उसमें। आखिर तो ये परंपराएं शुरू करनी पड़ती हैं। सुधार हमेशा ऊपर से नीचे होता है। कितने सुधार हम कर रहे हैं, उन सुधारों में क्योंकि बहुत सी सरकार की ऐसी योजनाएं होती हैं, जिन योजनाओं का लाभ, योजनाएं बनाई इसलिए जाती हैं कि गरीब को लाभ हो जाए, लेकिन देखा क्या गया है कि उन योजनाओं का लाभ नीचे पहुंचाने में भी बीच में कहीं ना कहीं टांका लगता है। मैं तुझे 20,000 रुपये का लाभ लेके दे देता हूं, पहले 5,000 रुपये मुझे दे दे। ये सिलसिले चलते रहे हैं।
देने वाला भी इसलिए देता कि 20 मिल रहा, 5 इसको दे तो 15 तो मिलेगा ही। लेकिन भाई 20 का अधिकार जब उसका है तो बीच में 5 की कटौती करने वाला क्यों आया है ये दलाल बीच में? इसको नहीं बर्दाश्त करेंगे। 20 का अधिकार किसी का तो पूरा 20 उसी को मिलेगा, 50 का अधिकार है तो 50 उसी को मिलेगा। इसके लिए कई योजनाएं चलाई हैं। एक तो हर किसी को सरकारी दरवाजे पर पहुंचने के लिए कठिनाई न हो, हमने जगह जगह पर अंत्योदय केंद्र बनाए हैं, जगह जगह पर सरल केंद्र बनाए हैं, ई दिशा केंद्र बनाए हैं, गांव गांव में अटल सेवा केंद्र बनाए हैं कि जो पात्र व्यक्ति है, जिसकी जरूरत है, गरीब है, किसी भी पिछड़े समाज का व्यक्ति है, अनुसूचित जाति के समाज का व्यक्ति है, वो जाकर के अपना फॉर्म भर दे। और फॉर्म भरने के बाद उसकी जो औपचारिकता छोटी बड़ी होती है, पैसा जो आता है वो सीधा उसके बैंक के खाते में डीबीटी होता है। वो किसी अधिकारी के माध्यम से उसको चेक नहीं देते हम। नहीं तो चेक देने वाला भी चेक बना करके और जेब में रख लेगा, जिसको देना है उसको दिखाएगा, देख तेरा चेक पड़ा है, देख तेरा चेक पड़ा है। वो कहेगा चेक मिल क्यों नहीं रहा? वो कहता मेरा हाथ गर्म करो फिर चेक दूंगा तेरा मैं। तो सिस्टम खत्म कर दिए, किसी को चेक दिखाई नहीं देगा। अब तो सीधा पैसा सरकार का बटन दबा करके उसके खाते में पहुंचेगा, बाहर नहीं रखेंगे। कितनी योजनाएं गरीबों के लिए, चाहे वो हमारी जो उज्ज्वला स्कीम है, आयुष्मान स्कीम है, हमारे गीतकार हैं जिन्होंने अभी गीत बोला, उन्होंने सारी उनकी चर्चा की है। तो इस प्रकार की सारी योजनाएं, घर घर में बिजली पहुंचाने की बात है, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात है, सब चीजें हमने गरीब समाज के लिए खुली कर दी हैं। लेकिन मुझे अभी भी संतोष नहीं है। मैं साफ बताना चाहता हूं संतोष क्यों नहीं है। आज भी इतनी सब योजनाएं होने के बाद पात्र व्यक्ति कौन है, अपात्र कौन है, इसकी पहचान करने में अभी वही सरकारी सिस्टम है और लोगों की मानसिकता भी वही है। मानसिकता पर थोड़ा सा मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूं, अगर किसी से पूछा जाए कि भी ये योजना 50,000 रुपया या 1,00,000 रुपए तक की सीमा किसकी इनकम की है उसको मिलेगी, तो तुम्हारी इनकम कितनी है? तो आज 5 लाख वाला भी ये कहता है कि मेरी इनकम 50,000 है, 2 लाख वाला भी कहता है मेरी इनकम 40,000 है। भाई अगर तुम्हारे पास ज्यादा इनकम है तो बताओ ज्यादा है, फिर तुम्हारे जो योजना होगी तुम्हें मिलेगी। लेकिन अगर ये गरीब के लिए है तो ये गरीब के पास जाने दो। आज भी हमारा संघर्ष आपस में चल रहा है। उस आपस में संघर्ष के कारण से बहुत बातें हम ऐसी बोल जाते हैं, उसका हम हिसाब किताब नहीं लगाते हैं। मैं हमारे डिप्टी स्पीकर से एक बात से भिन्नता रखता हूं और मैं आपको बता देता हूं क्या है। डिप्टी स्पीकर भी मंच पर बैठे हैं, आप भी सामने बैठे हैं। हमारे पास कोई एक चीज है, उस चीज को हमने कहा कि भी जिसकी सालाना इनकम 2 लाख रुपया साल की है, ये उससे नीचे के आदमी को मिलेगी। और उसमें भी मानो एक चीज है, 4 लेने वाले आ गए तो 4 में वही होगा ना जिसकी मेरिट ज्यादा है। क्यों? उसी को मिलेगी जिसका अधिकार ज्यादा बनता हो। मानो मेरिट पर ही हमने कर दिया तो उस 2 लाख के नीचे उसी को मिलेगी जिसका मेरिट ज्यादा है, भले वो 1,90,000 वाला हो, भले 1.5 लाख वाला हो। लेकिन अगर हमने उस 2 लाख के बजाय उसकी लिमिट 5 लाख कर दी तो वो जो 1,90,000 वाले इनकम वाले को मिलने की जरूरत थी, वो था चांस थे, वो वहां ना मिल करके 5 लाख अगर कर दी तो वो 4,60,000 वाले को मिलेगी, 1,90,000 वाले को नहीं मिलेगी। अब हमें बताओ, चीज सीमित है, वो हमको 1,90,000 वाले को पहले देनी चाहिए या 4,50 वाले को पहले देनी चाहिए? बताइए, बोलिए, सब बताएं। 1,90,000 के 4,50? 1,90,000 वाले को पहले मिलनी चाहिए। आप भी गंगवा जी बता दो किसको मिलनी चाहिए? नहीं, आप इसी समय इतनी बड़ी सभा में हम इसका निर्णय करेंगे। स्टेटों को छोड़ दो, कोई स्टेट अगर ठीक काम नहीं कर रहा तो हमें रोकेंगे कि ठीक ना करो। सेंटर, मैं तो सेंटर की इससे सहमत नहीं हूं, मैं दूसरी स्टेटों से भी सहमत नहीं हूं। मैं तो इस पंचायत में जो फैसला होगा वो करने के लिए तैयार हूं। आप ये बताओ कि पहले अधिकार 1,90,000 वाले का है कि 4,50 वाले का है? 1,90,000 वाले का है ना।
नहीं, कंपटीशन सुनिए भाई, 1,90 वाले जब सारे लोग ऐसे हैं कि उनको सबको मिलता है, फिर इसको खोल के 4,50 तक ले जाएंगे। आज पहली जरूरत 1,90 वाले को है। 4.5 वाला तो 2-4 साल बाद जब ये 1,90 वाला 4.5 पर पहुंच जाएगा तो मुकाबला कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्रीमी लेयर को 6 लाख के बजाय 8 लाख कर दो। अरे हम कहते हैं भाई 6 लाख से नीचे वाला ज्यादा गरीब है, पहले उसके बारे में सोचने दो। जब वहां लगे कि हमें कोई नहीं मिलेगा, फिर इसको खोल के 8 लाख तक कर देंगे। वरना 8 करते ही लोग कहेंगे अब 10 लाख करो, तो 10 लाख करते ही या 8 लाख करते ही जो 7 लाख वाले लोग हैं वो लेके जाएंगे, जो 6 लाख में 5 लाख वाले हैं वो नहीं लेके जा पाएंगे। 8 लाख का मतलब होता है एक महीने में जो 66,000 रुपया महीना कमाता है। अब ये 66,000 रुपया महीना कमाने वाले को हरियाणा में यदि हमने गरीब मान लिया, तो जो 10-15 हजार महीने का कमाता है, 20,000 रुपया महीने का कमाता है, वो साहूकार होगा क्या? क्या नहीं होगा ना। तो पहले अधिकार किसका? नीचे वाले का। तो एक क्रीमी लेयर बढ़ानी चाहिए क्या? क्या ये क्रीमी लेयर की लिमिट बढ़ानी चाहिए क्या? अभी हमारे पास गरीब लोग बहुत ज्यादा है नीचे, और हमने तो बीपीएल की लिमिट जो बाकी प्रदेशों में 1,20,000 है, हमने अपने प्रदेश में बहुत जल्दी, मुझे लगता है 31 मार्च तक हमारे सारे सिस्टम तैयार हो जाएंगे, 1,80,000 रुपये बीपीएल की लिमिट कर रहे हैं। पहले अधिकार सारे बीपीएल के होंगे, 1,80,000 वाले के, 6 लाख वाले के भी होंगे, तो उसके बाद होंगे। अगर हमने इसमें मेरिट बनानी है, अधिकार पहले किसका, तो जो सबसे ज्यादा गरीब है अधिकार सबसे पहले उसका। बोलिए, क्योंकि आखिर उसको तो ऊपर उठाना है। 70,000 रुपया 60,000 रुपया महीना कमाने वाले की चिंता अभी हमको नहीं है, वो कमा रहा है, वो और आगे बढ़े, हमारी शुभकामना है। अपने दमखम पर बढ़े, सरकारी सहायता से बढ़ने की इच्छा ना करे। सरकारी सहायता की इच्छा तो वही करे जो बहुत अभी लाचार है, बहुत अभी जिसकी समस्याएं ज्यादा हैं, जिसकी इनकम बहुत कम है। और आने वाले समय में मैं अंतिम विषय आपके सामने रख रहा हूं, हम एक कार्यक्रम बनाने वाले हैं, और उस कार्यक्रम का नाम है परिवार पहचान पत्र। परिवार पहचान पत्र हर एक परिवार की पूरी डिटेल रखेगा। उसकी रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है। लगभग 52-53% परिवारों का हरियाणा में पहचान पत्र बन चुका है। अभी 50 से कम बचे हैं, जो चल रहा है काम। आने वाले 2 महीने में यह पूरा होगा। और हर परिवार के डाटा में उस परिवार के कितने सदस्य हैं, किस किस आयु के हैं, किस किस पढ़ाई के हैं, किस किस रोजगार के हैं, बेरोजगार कौन है, किसकी कितनी इनकम है, किसको बीपीएल माने किसको ना माने, मकान किसका अपना है किसका नहीं है। अभी जो आंकड़े हैं ये सन 2011 के हैं। 2011 में वो सच थे कि झूठ थे वही चल रहे हैं, लेकिन 11 से 2020 10 साल में तो बहुत परिवर्तन हो जाते हैं। मानो इस 10 साल में किसी के घर में एक नौकरी लग गई तो फिर अब उस प्रकार का गरीब नहीं है। सरकारी नौकरी में अच्छा खासा पैसा, चाहे वो डी हो सी हो, घर परिवार के गुजारे के लिए मिलता है। लेकिन जिसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, पढ़ा लिखा कम है, या पढ़ाई का अवसर नहीं मिला है, चिंता उसकी करनी है। इसको कहेंगे अंत्योदय। क्या कहेंगे? अंतिम का उदय। जो लाइन में आखिर में रह गया, उसकी सच्ची पहचान हमको करनी पड़ेगी। हमारे समाज में भी जब आपको पूछा जाए कि अंतिम पंक्ति में कौन है, ये मत कहो कि अंतिम पंक्ति में मैं हूं। अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाओ, मेरे से जो पीछे है, जो सबसे पीछे है, वो अंतिम पंक्ति है। अगर अधिकार पहले लेके देना है सहायता का, सरकारी योजनाओं का लाभ, तो जो सबसे अंत में पहले उसको लेके देंगे, बाद में हम सब मिल करके उसका लाभ उठाएंगे। बोलो मेरी बात ठीक है कि नहीं? जो कहते हैं ठीक है हाथ खड़े कर दो। गंगवा जी कर दिया। बहुत हमको बारीकी से सोचना होता है। और मैं ऐसा नेता नहीं हूं कि किसी ने मंच पे कुछ भी कह दिया और उसको राजी करने के लिए हाँ जी हाँ ठीक है हो जाएगा। जो काम हो सकेगा उसको कहेंगे हाँ होगा, जो काम नहीं हो सकेगा हाथ जोड़ के कहेंगे ये अभी संभव नहीं है। राजनीति में सत्य बोलना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है, लेकिन समाज की भलाई के लिए ये सत्य बोलना आवश्यक है। तो मित्रों, आप समाज के लोग
सबके साथ मिलकर आगे बढ़ें। समाज हमारा एक है और इस एक में दौड़ने वाले जो आगे निकल रहे हैं उनकी भी सोच बदलनी होगी कि भाई पीछे वालों को साथ ले लो, इकट्ठे चलेंगे, इकट्ठे दौड़ेंगे, तब ये एक टीम है, तब ये एक परिवार है। और हमने टंगड़ी मार करके किसी को गिरा दिया तो ये पीछे रह जाए और मैं जैसे तैसे आगे बढ़ जाऊं, तो ये परिवार नहीं है। हम एक परिवार के लोग हैं, एक दूसरे की चिंता करेंगे। जो आगे बढ़ रहे हैं, जो पीछे रह गए, उनकी चिंता करो, आगे बढ़ाओ भाई। मैं मेरे बारे में नहीं सोचूंगा, मेरे बारे में दूसरे सोचेंगे, मैं सोचूंगा दूसरे के बारे में जो मेरे से पीछे रह गया। सिद्धांत की बात यह है। तो मित्रों, आप लोगों को कहीं किसी प्रकार की कठिनाई कभी लगे कि समाज के अंदर इन चीजों की आवश्यकता है, तो हमेशा ये मनोहर लाल आपके साथ खड़ा है। और न केवल जाति के हिसाब से, समाज की बाकी व्यवस्थाएं जो भी स्थितियां हैं, गरीब कोई भी हो सकता है, वो गरीब स्वर्ण जाति का भी हो सकता है, वो गरीब किसान भी हो सकता है, मजदूर भी हो सकता है, छोटा दुकानदार भी हो सकता है। हर किसी की सहायता सहयोग करना ये हमारा काम है, हमारा धर्म है। हम में से कोई पीछे ना रहे, सब लोग आगे बढ़े। इसकी योजनाएं हम सब मिलकर के बनाते रहेंगे। आज के इस अवसर पर पूरे हरियाणा के समाज को ये जो एक प्रावधान किया गया है आगे साथ राजनीतिक बराबरी करने का, उस अवसर का हम लोग लाभ उठाएं। अभी आने वाले समय में पंचायतों को चुनाव है, तो वहाँ कोशिश करें कि हमारे जो 8% के लोग हैं वहाँ पर सर्वसम्मति से बन करके अच्छे पढ़े लिखे लोग आगे आ जाएं। हम कंपटीशन आपस में ना करें। अगर कंपटीशन करेंगे तो आपस में ही बटेंगे, और अगर सर्वसम्मति से अपने अपने वार्ड में हम BCA के कैंडिडेट को चुन के लाते हैं, तो हम उन वार्डों के लिए विकास के नाते विशेष योजनाएं बना करके उनको अनुदान भी ज्यादा देंगे। इन सब शब्दों के साथ आप लोगों ने बहुत धैर्यपूर्वक सब बातें सुनी, बहुत गंभीर चिंतन विचार आज हमने किया, पूरे हरियाणा के लोगों के साथ मिलकर किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।